नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हॉट टॉक में हम बात करेंगे हॉट यानी कि गर्मी की। गर्मी ने इस बार जल संकट में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। विकराल जल संकट इस शहर ने भोगा है और इस जल संकट की वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस जल संकट के तह में अगर जाने की कोशिश करें तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बड़ा कारण निकल कर सामने आया है। इंदौर जो है वो ब्लैक जोन में चला गया है और इस गर्मी में इस त्रासदी को देखते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 51 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया है, जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेगा। आइए इस पर बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन शुरुआत हम इस भीषण गर्मी में जो हुआ है उस पर बात करते हैं और साथ ही पौधा रोपने वाली जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, जिस अभियान की शुरुआत हुई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है। थैंक यू। हॉट टॉक में आज मुद्दा भी हॉट है। जैसा मैंने कहा कि गर्मी का जो प्रकोप रहा और इंदौर जल संकट के दौर से गुजरा, उसको लेकर जो अभियान शुरू हुआ है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, जब हम मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की बात करते हैं तो मालवा अंचल एक अपने खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता रहा है। मालवा में मुझे याद नहीं आता है कि 36-37 का टेम्परेचर कभी पिछले दिनों क्रॉस हुआ हो। ये तकरीबन 10 साल के पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। विगत 10 वर्षों में हम जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आए हैं, उसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार और दोषी हम खुद ही लोग हैं। दरअसल हम प्लांटेशन की तरफ तो जा नहीं रहे हैं और सीमेंट कंक्रीट का जंगल बिछाने में हम लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं, खासतौर से सरकार और डेवलपमेंट एजेंसियाँ। पॉल्यूशन एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो पॉल्यूशन के साथ भी टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है और प्लांटेशन जिस तरीके से सफ़र करते हैं उसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान रखिए आप। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम पानी का जल संकट की त्रासदी भोग रहे हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर की त्रासदी भोग रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही लोग हैं। और देखिए, इस बार की गर्मी ने, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। 45 के आसपास का टेम्परेचर लंबे समय तक रहा और रात को 2 बजे तक ऐसा महसूस हो रहा था जिससे दिन के 2 बजे हो, इस प्रकार का टेम्परेचर हमने भोगा है। ख़ास तौर से इंदौर में, जहाँ अराउंड 38 यदि टेम्परेचर चले गया होता आज से 10 साल पहले तो बड़ी बात हो जाती थी। अब वो टेम्परेचर औसत 44 रहने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम पेड़ पौधों की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे हैं और इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर उभर कर आ रहा है। निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है प्लांटेशन के कैंपेन चलाने के मामले में। ये कोई उनका आज का विषय नहीं है। मुझे याद आता है कि क्लीन इंदौर और ग्रीन इंदौर कैलाश जी का एक बड़ा सूत्र वाक्य रहा कब, जब वो इंदौर के महापौर हुआ करते थे। तब भी मुझे ध्यान आता है कि दक्षिण एशियाई एक महापौर सम्मेलन कराया था कैलाश जी ने और उस समय एक ही दिन में शायद लाखों पेड़ कैलाश जी ने लगाने का संकल्प लिया था। और जो इंदौर के सराउंडिंग है, चाहे पितृ पर्वत हो, बीच आपका बिलावली हो, इन तालाबों के किनारे सब दूर बड़े मास लेवल पे प्लांटेशन किया था, ऐसा मुझे याद आता है। ठीक है, तो कैलाश जी का पर्यावरण प्रेम तो एक मतलब पर्सनली उनके चॉइस का विषय भी है और एक विजनरी लीडर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी भी होती है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, उसको हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से 51 लाख पौधे लगाने का वृक्षारोपण का संकल्प किया है, जिस पे मास कैंपेन चल रही है, जिसमें नेशनल लीडरशिप पार्टिसिपेट करेगी, जहाँ तक हमारी जानकारी में है। शायद 14 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, उसके पहले भूपेंद्र यादव, मोहन यादव और खट्टर, ये सब, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, ये सब आने वाले हैं। तो देखिए, एक नो डाउट ये एक बड़ा कैंपेन है, बड़ा फ्रूटफुल इवेंट है जो आने वाले समय में हमारे इंदौर के लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि 51 लाख पौधों का वृक्षारोपण एक छोटा कैंपेन नहीं है। इसके लिए बड़े लेवल पर मशीनरी लगती है, बड़े लेवल पर मैन पावर लगता है, बड़े लेवल पर विजन लगता है। और जिस तरीके से इंदौर गर्मी की त्रासदी भोग रहा था, ऐसे समय में इतना बड़े मास लेवल पर वृक्षारोपण करना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कैलाश जी का। सही कहा राजा भाई आपने। निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरे विश्व में चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग अकेले इंदौर की समस्या नहीं है। इंदौर को शबे मालवा कहा जाता था कि दिन तो गर्म होता था लेकिन रात ठंडी होती थी। और आपने सही कहा कि रात को 2 बजे तक भी गर्मी का भीषण प्रकोप हमने झेला है, गर्म हवाएं चल रही थी। तो ये शबे मालवा धीरे धीरे जिस तरह से मरुस्थल जिसको कह सकते हैं उसमें परिवर्तित होने जा रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय जी का यह प्रयास कि इंदौर में अगर इन पौधों को रोपा गया 51 लाख पौधों को, और ये पौधे निश्चित तौर पर इंदौर को भी वापस शबे मालवा की दिशा में लाने की एक अच्छा प्रयास होगा। बहरहाल प्लांटेशन एक बड़ी चुनौती है। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही
कि इसके जिम्मेदार हम खुद लोग हैं जो अंधाधुंध कंक्रीटिंग कर रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये आने वाले समय में तय होगा। देश के बड़े नेता इस दिशा में आकर अपनी आहुति देने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर शहर की जनता से निश्चित तौर पर हम अनुरोध करेंगे कि इस प्लांटेशन मुहिम में अपना योगदान ज़रूर दें। ये हम अपने लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब करने जा रहे हैं। तो ज़रूर एक पौधा लगाइए, ताकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी हम दे पाएंगे शहर को, उतना हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सफल और सुखद संकेत दे के जाएंगे। बहरहाल राजा भाई, लोकसभा का सत्र चल रहा है। कल राहुल गांधी जी का भाषण हुआ, आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण था। तो राहुल गांधी का जो भाषण था वो मुझे लग रहा है कि बहुत अलग किस्म का भाषण था। क्या कहते हैं उस भाषण को लेकर, और आज मोदी जी का भाषण भी चल रहा है। तो इन दोनों में एक तो जिस तरह की प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रामक प्रहार सत्ता पक्ष पर किए, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, सदन में जब विपक्ष की भूमिका में, लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है, विपक्ष मजबूत है, तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब जीत जो कॉन्फिडेंस देती है ना, वो कॉन्फिडेंस हार नहीं देती। ध्यान रखिए आप। तो जितना भी फिगर है विपक्ष के पास है, वो कंपेरेटिवली पिछली बार से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। तो मॉरली ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक है ना। तो जब बीजेपी के लिए जो सेटबैक है, वही विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन जाता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर, या नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी को जो लेकर टारगेट किया है, ये कोई आज राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण में आरएसएस हमेशा ही टारगेट रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण में नरेंद्र मोदी हमेशा ही फोकस रहे हैं, अडानी अंबानी फोकस रहे हैं। तो अब चूंकि सदन से इस प्रकार की भाषण और इस प्रकार की जो संवाद है, वो इसलिए सुनने में मिल रहा है कि इसके पहले भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आजकल सदन में प्रोडक्टिव चर्चाएं कम होती है, पॉलिटिकल चर्चाएं ज़्यादा होती है। जो चर्चाएं पब्लिक एड्रेसिंग रैली में होती है, वो भाषण आजकल सदन से दिए जाते हैं। कोई सी भी पार्टी हो, सब लोग इस सदन का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के रूप में करते हैं, जिसमें सदन का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी के लिए, संविधान के लिए, कानून के लिए, देश की तरक्की के लिए, डिबेट में या कॉमन कंसेंसस के लिए होना चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उसमें मुझे लगता है कि उनका एग्रेसिवनेस ज़्यादा था। वो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के प्रतीक चिन्ह लेकर, देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह लेकर पहुंच गए। उसकी आवश्यकता तो नहीं थी। क्या आवश्यकता थी अभी इस विषय में डिस्कस करने की? आपने बोला था कि हमको नीट पे डिस्कस करना है। जब डिस्कशन नीट पे करना था, तो हिंदुत्व का राग अलापने की जरूरत क्या थी, ये बताइए आप। और ऐसा कौन सा काउंटर आपने किया? यदि सपोज कीजिए बीजेपी ने, किसी नेता ने कोई एक्शन रिएक्शन स्टेटमेंट दिया होता, तो आप काउंटर करते। आप नए सिरे से भगवान शंकर की, गुरु नानक देव की तस्वीरें लेके पहुंच गए। उसका रिलेवेंसी बताइए आप मुझे कि क्या रिलेवेंट इशू था जिसके कारण ये आपने किया। हिंदुत्व ठीक है, चुनावी भाषण में हिंदू मुस्लिम सब चलता रहा, हम अब इस पर लंबे समय से बात करने की आवश्यकता नहीं है, लंबे समय से ये चल ही रहा था। लेकिन अभी आपने हिंदुत्व का राग क्यों अलापा, ये बताइए, कोई कारण बताइए। तो राहुल ने जिस तरीके से हिंदुत्व का राग अलापा, तो बीजेपी को एक स्पेस मिल गया है काउंटर करने के लिए। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर टारगेट किया, हिंदू समाज और हिंदुत्व पर टारगेट नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप उस वीडियो टेप को पॉज के साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले राहुल ने क्या बोला और बाद में राहुल ने क्या बोला। राहुल ने प्रतिक्रिया दी थी जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, ये हिंदुत्व पे आपने कुठाराघात किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुत्व पे नहीं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों हिंदुत्व के ठेकेदार बन चुके हो। ठीक है, राहुल एग्रेसिव है, सदन में आजकल ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। उसके जवाब में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, विपक्ष भाषण देने नहीं दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। विषय यह होना चाहिए कि नीट में तकरीबन 50 लाख बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। आपने सीबीआई जांच सौंप दी, ये एजेंसी का काम है। आपने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसके तय की, ये बताइए आप। सरकार है आपकी। नीट जैसी परीक्षा, जो मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें बच्चे जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथ क्या आया? तो जिस पर चर्चा होना चाहिए उस पर नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी भी वही 2014 का भाषण दे रहे हैं आज भी, कि भारत पूजनीय हो गया, भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग हो रही है। अरे भाई साहब, आप लाल किले पे भी यही बात बोलते हो जो सदन में बोल रहे हो। वो बात कीजिए ना जो की जानी चाहिए, वो बात करते नहीं हो आप। और ये जो
सैद्धांतिक बातें बहुत हो चुकी है, ये हम लगातार सुनते आ रहे हैं आपके लाल किचन के प्राचीर से और राहुल गांधी के ज्ञान से। हम इन दोनों से बाहर आना चाहते हैं। देश को आप वो सब्जेक्ट एड्रेस कीजिए जिसमें लाखों लोगों की, लाखों स्टूडेंट्स की निगाहें लगी है। मेरा मानना है कि 50 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, एक घर से यदि 5 लोग प्रभावित होते हैं तो 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे। लेकिन आपका ज्ञान वही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहुंच गए आप तस्वीरें लेके। राहुल गांधी को जरूरत क्या थी ये सब करने की, चलिए बताइए आप। तो मेरी नज़रों में ये वेस्टेज ऑफ हाउस का टाइम है। मैं इसको प्रोडक्टिविटी नहीं मानता हूं, चाहे वो नरेंद्र मोदी करे या राहुल गांधी करे। राजा भाई ने स्पष्ट अपनी बातों से कह दिया कि जिस तरह से सदन का समय जाया किया गया और जो महत्वपूर्ण मुद्दा नीट था उस पर कोई बात ना करके राहुल गांधी या सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह से सदन में चर्चा की, सदन में चर्चा को आगे बढ़ाया है, पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन का माहौल बनाया है, कहीं न कहीं ये आम लोगों की समस्याओं से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं राजनेता और सदन का वक्त जाया कर रहे हैं। बहरहाल राजा भाई, अभी हम जिस समय बात कर रहे हैं इस समय तक हाथरस में एक दुखद घटना हुई है। एक कथा या कोई प्रवचन चल रहा था या धार्मिक आयोजन चल रहा था हाथरस में, उसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। और हमारी जो संसद जो इस तरह की अनप्रोडक्टिव बातों पर बहस कर रही है, वहाँ इस समय तक कोई इस विषय पर चर्चा या इस विषय पर कोई जानकारी की बात नहीं कही गई। मैं बता दूं, हाथरस के जनपद में थाना सिकंदर राव करके स्थान है, वहाँ पे रत्नी मानपुर में कोई कथा चल रही थी। वहाँ पे ये सत्संग हॉल में वहाँ पे भगदड़ मचने से अधिक लोगों के दुखद समाचार हैं और इधर सदन के अंदर भाषणबाजी चली रही है। लेकिन जब राष्ट्रपति जी ने उसको दुखद व्यक्त कर दिया, इसका मतलब सदन तक ये संदेश नहीं पहुंचा क्या अभी तक? राष्ट्रपति हाउस से ट्वीट आ चुका है इसका कि बड़े दुखद समाचार हैं, तो सदन में अभी तक भाषणबाजी चल रही है, सदन पे इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये भगदड़ का विषय है, इस भगदड़ के विषय के कारण हुआ, तो इसी जांच का विषय क्यों था, घटनाक्रम क्या है, लेकिन अधिक लोगों के अभी तक दुखद समाचार आ चुके हैं इसके। उम्मीद करता हूं कि हमारे जो राजनेता हैं जो इस समय सदन में बैठकर भाषणबाजी राजनीति कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं, अन्य राजनीतिक वक्तव्यों पर अपनी बात केंद्रित कर रहे हैं, वे इस दिशा में भी काम करेंगे और आने वाले समय में जल्दी ही इस विषय पर या हाथरस की जो घटना हुई है उस पर किसी तरह की जांच या जो कुछ भी किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जो प्रिकॉशंस लिए जाना चाहिए, उस पर बात करेंगे। बहरहाल राजा भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।